चौकसी जी, गुड मॉर्निंग एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और शुक्रिया आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए सर। सर, हम देख रहे हैं मार्केट तो लगातार लाइफ हाई बनाते जा रहा है। हम आज से 4-6 महीने पहले अगर देखते तो मार्केट में काफ़ी पेसिमिज्म था, लेकिन अब जो ऑप्टिमिज्म है वो तो गजब का है। यहाँ से आपका मार्केट पे व्यू क्या है? क्या ये लगातार हाइस बनते जाएंगे और अगला लेवल आप क्या देख रहे हैं मार्केट पे? तो गुड मॉर्निंग और शुक्रिया मुझे आपके शो में शामिल करने के लिए। आ, जो मेन रीजंस जो है मार्केट के हाई बनाने के लिए, दो चीजें। एक तरफ प्रॉफिट का परफॉर्मेंस और दूसरी तरफ आई थिंक लिक्विडिटी। कॉर्पोरेट प्रॉफिट इज बेसिकली शोइंग साइंस ऑफ ग्रोथ। जहाँ की माना जाता है कि Q2 ये साल का जो रहा वो काफी चैलेंजिंग क्वार्टर रहा, क्योंकि उसके अंदर काफी हद तक एडवर्स परिबल थे हेडविंड्स से। बट इसके बावजूद भी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर नंबर काफी स्टेडी आए हैं। और ये थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर के अंदर इवन उम्मीद ऐसी बनती है कि नंबर इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आएंगे, क्योंकि जो पिछले क्वार्टर के अंदर जो डिसएडवांटेज था हाई कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का, वो शायद मोर और लेस वर्किंग के अंदर फैक्टर हो चुका है। तो अभी ये क्वार्टर से मार्क टू मार्केट के साथ में इन्वेंट्री और फिनिश प्रोडक्ट के सेल्स रियलिस्टिक बनेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रॉफिट परफॉर्मेंस ये क्वार्टर के अंदर और अगले क्वार्टर के अंदर मजबूत रहेगा। और उसके सामने ग्लोबल लिक्विडिटी जो है, वो लिक्विडिटी इंडिया की तरफ आई थिंक मुड़ के आई है। तो क्योंकि जहाँ तक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का सवाल है, इंडिया इज प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस फॉर ग्लोबल इन्वेस्टर्स। तो ये दो कारण मैं ऐसा समझता हूँ, एक तरफ प्रॉफिट बढ़ के आना और दूसरी तरफ लिक्विडिटी सस्टेनेबल बेसिस पे मार्केट के अंदर आना। दे आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैली इन द मार्केट, विच आई बिलीव अगले समय के लिए कंटिन्यू रहेंगे। अगले समय के लिए कंटिन्यू रहेगी और आउटलुक अगर आप देखें तो भारत का काफ़ी बेहतर है। लेकिन सर, इस मार्केट की खासियत है लगातार हम लाइफ हाइज बना रहे हैं। सेक्टर रोटेशन जिस प्रकार का देखने को मिल रहा है काफ़ी इंप्रेसिव है। आप देखिए आईटी स्टॉक्स ने अब भागीदारी दिखा दी है, मेटल स्टॉक्स में रिबाउंड नजर आ रहा है। अभी फिलहाल अगर मार्केट पर फोकस करना होगा तो कौन से दो सेक्टर ऐसे हैं जहां पर आपकी नजर है? तो ओवरऑल आई थिंक क्रेडिट ग्रोथ इकोनॉमी के अंदर बरकरार है, और क्रेडिट ग्रोथ बरकरार होने के साथ में आई थिंक अपॉर्चुनिटी क्रेडिट के साथ में जुड़े हुए कंपनीज के अंदर ज्यादा है। यानी कॉर्पोरेट बैंकिंग है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, कि जहाँ पे रिटेल क्रेडिट, हाउसिंग फाइनेंस क्रेडिट, कॉर्पोरेट क्रेडिट का ग्रोथ आई थिंक सस्टेनेबल बेसिस के ऊपर करीबन 20% के आसपास आ रहा है। मैं ऐसा समझता हूँ कि दिस इज वन एरिया वेयर प्रोबेबली वी विल हैव रिलेटिवली हायर अमाउंट ऑफ क्लैरिटी फॉर इन्वेस्टमेंट। दूसरी तरफ देखें तो हालांकि कमोडिटी के अंदर एक बाउंस बैक आया है, बिकॉज ऑफ मैंने जो कारण दर्शाया कि कमोडिटी, ग्लोबल कमोडिटी के अंदर जो कॉस्ट प्रेशर था वो निकल चुका है। आई थिंक नाउ एटलीस्ट आई थिंक कंपनीज कैन टॉक रिजनेबली अबाउट producing the alpha performance, and the delta would be better largely because of higher amount of surety on the raw material side. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ओवरऑल आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर एक ध्यान देना है। दूसरी तरफ ऑटो और कंजम्पशन सेक्टर के ऊपर ध्यान देना है। ऑटो और कंजम्पशन के अंदर ध्यान इसलिए भी देना है कि कमर्शियल व्हीकल के अंदर एक अच्छे ग्रोथ हम देख रहे हैं। पैसेंजर व्हीकल के अंदर भी डिमांड बरकरार है, और टू व्हीलर्स के अंदर यहाँ पे थोड़ी बहुत चैलेंजेस ज्यादा है। वहाँ पे भी एक ट्रांजिशन कंप्लीट होके यहाँ से इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ टू व्हीलर कंपनी आगे बढ़ रही है। तो ओवरऑल मैं ऐसा समझता हूँ कि कंजम्पशन के साथ में जुड़े हुए कंपनीज को आपको देखना जरूरी बनता है। तीसरी चीज के ऊपर जहाँ पे हम ध्यान देते हैं, वहाँ पे जो कंपनी टेक्नोलॉजी लेड ग्रोथ ला रही है, many companies are now adopting IT as a service platform, and as a result of which जहाँ पे टेक्नोलॉजी लेड ग्रोथ आ रहा है बिजनेस के अंदर, उनके अंदर मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी अच्छी रहेगी। जैसे कंपनीज लाइक रिलायंस जियो है, कि जहाँ पे आई थिंक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके they are constantly building a better and better revenue and the profit models for the company. So such kind of businesses are likely to be much better off, I think, in coming period. तो कंजम्पशन बैंक्स और फाइनेंशियल यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। लेकिन सर, आप ग्लोबल मार्केट्स की खासतौर पर कमोडिटीज़ की बात कर रहे थे। पिछले कई तिमाहियों में हमने देखा था कि जो कमोडिटी प्राइसेस काफ़ी इन्फ्लेटेड थे, इसके चलते जो अर्निंग्स आ रही थी, टॉप लाइन बॉटम लाइन काफ़ी बढ़ रही थी, लेकिन मार्जिन्स पर प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल रहा था। लेकिन अब क्योंकि कीमतें थोड़ी सी नीचे आई है, तो क्या आगे क्वार्टर्स में हम मान सकते हैं कि जो मार्जिन्स आ रहे हैं कंपनीज़ के मोरलेस, वो थोड़े से बेटर, इनफैक्ट स्टेबल देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि आपने सही देखा कि कमोडिटी के दाम शार्पली गिरे हैं। करीबन
15% से 25% के बीच में दामों के अंदर एक गिरावट आई है ग्लोबली। तो ऑब्वियसली शुरुआत के समय के अंदर जब ये गिरावट आती है तभी कंपनीज को हाई कॉस्ट प्रेशर का एक डिसएडवांटेज हो जाता है, तो वो आई थिंक उनको अफेक्ट होता है। आई थिंक दैट इज व्हाट आई थिंक हैज हैपेंड इन द लास्ट क्वार्टर, बट इन subsequently I think the crude oil prices have also come down। और जहां तक हम देख रहे हैं कि ओपेक कंट्री भी अपने प्राइसेस स्टडी रखने के लिए काफी हद तक कमिट कर चुकी है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि क्रूड ऑयल के दाम स्टडी रहना और उसके सामने जो कमोडिटी के दाम है उनके अंदर भी जो गिरावट के बाद एक सस्टेनेबल ग्रोथ रहना, तो मैं ऐसा समझता हूँ ये दोनों के बीच के अंदर कमोडिटी कंपनी के जो नतीजे हैं अगले समय के लिए थोड़े अच्छे आने की संभावना है। तो आई थिंक सिलेक्टिवली वन कैन लुक एट आई थिंक लार्जर कमोडिटी कंपनीज from the investment point of view. Also, the fact is that many of the commodity companies are systematically creating alternate energy portfolio in form of hydrogen, green hydrogen. So to a greater extent, I think जो cost of producing electricity है वो कम होते जा रही है। I think overall I see this as the positive point going forward. डेफिनेटली तो काफ़ी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है जो पे यहाँ नज़र आ रहे हैं, खासकर स्टील या फिर जिस भी सेक्टर में कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कम हो रहा है। लेकिन सर एक स्पेस है जिसको लेके इन्वेस्टर्स हाल फिलहाल में तो कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज्ड है, और वो है ये न्यू एज कंपनीज। हमने देखा कि काफ़ी अच्छी लिस्टिंग होती है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से धराशायी हुई है सारी कंपनीज, हालत ख़राब हो चुकी है। अब लेकिन इन लेवल्स पे समझ में नहीं आता खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। आपका व्यू क्या है इन न्यू एज कंपनीज पे? तो आई थिंक इन्वेस्टर के लिए एक बहुत सिंपल अप्रोच मैं सजेस्ट करता हूँ। आप कंपनीज को क्वार्टरली परफॉर्मेंस से देखें और उनका जो लॉस का जो फैक्टर है वो कम होते दिखता है या लॉस में से बाहर निकल के आते हुए दिखती है, तो दैट वुड बी द फर्स्ट इंडिकेशन टू लुक एट दिस कंपनीज। क्योंकि पहले भी जैसे मैंने बात की है, दिस कंपनीज हैव फैंटास्टिक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिलीवरी मॉडल, बट उसका कस्टमर को डेफिनेटली फायदा काफी होता है। बट जरूरी नहीं है कि बिकॉज ऑफ दी गुड प्रोडक्ट डिलीवरी मॉडल आई थिंक दे आल्सो हैव अ हायर अमाउंट ऑफ रेवेन्यू मॉडल इन द प्रॉफिट मॉडल। ये कंपनी रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर जितना चाहिए उतना शायद कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही है। इनफैक्ट आई थिंक मोर इन द प्रॉफिट दैट दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग देन इन रेवेन्यू। रेवेन्यू तो फिर भी पिछले सालों के अंदर उन्होंने काफी हद तक मार्केट बिल्ड किया था, तो अल्टीमेटली दे एंडेड अप प्रोड्यूसिंग हायर अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। So only approach here is that some companies are good for consumers, but they need not be as good for investors. ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। एंड इफ दे हैव टू बिकम गुड फॉर इन्वेस्टर्स, वो कंपनी कैश बर्न करके बंद होनी चाहिए सबसे पहले। इफ दे स्टॉप बर्निंग देयर कैश, आई थिंक दैट वुड बी द फर्स्ट साइन ऑफ बाइंग द कंपनी इनटू द पोर्टफोलियो। सिलेक्टिव देखना पड़ेगा समय के साथ में। तो इन्वेस्टर को ये एक सिंपल गाइडेंस दी है कि आप प्रॉफिट में आते देखते हो कंपनी को, तो सर्टनली आपको उसके ऊपर जोर लगाना है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। डेफिनेटली तो अगर ये कंपनियां कैश बर्न कम करती है या फिर मुनाफे में आती है तो इन कंपनीज में आप खरीदारी कर सकते हैं। ये एक मंत्र होगा ये सारी न्यू एज कंपनीज के लिए। सर एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि अब आरबीआई की जो पॉलिसी है वो हमारे सामने है, एमपीसी की बैठक तो शुरू हो चुकी है। आपकी क्या राय है इस पूरी पॉलिसी को लेके? आपका क्या मानना है, कितना रेट बढ़ सकता है इस बार? इनफैक्ट आरबीआई को सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से क्रेडिट पॉलिसी को नेविगेट किया है, गाइड किया है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि जिस हिसाब से क्रूड कमोडिटी के दाम घटे हैं और जो हिसाब से फूड कमोडिटी के भी दाम घटे हैं, इंडस्ट्रियल कमोडिटी एज वेल एज फूड कमोडिटी दोनों के दाम घटने के कारण मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक इन्फ्लेशन काफी हद तक कंट्रोल में रहेगा। और इंडिया ने काफी हद तक बेहतरीन प्रदर्शन किया है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो आई थिंक दैट प्रोसेस विल कंटिन्यू, ऐसा मेरा मानना है। एंड गिवन दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन, I would think that RBI will not be in hurry to increase the rate of interest. Maybe a small percentage rate of increase from now, and thereafter they will not touch for the time being the rate hike kind of a situation. So I think overall optimistic है ये चीज के लिए हम, बट एक बार ध्यान रखते हैं कि कोई भी कारण से इन्फ्लेशनरी प्रेशर नहीं बढ़ता है तो आरबीआई के लिए बहुत अच्छा एक मौका मिलेगा कि पॉलिसी रेट को चेंज ना करें और सस्टेन करते रहे। मेरे ख्याल से अगले 2 या 4 क्वार्टर के बीच में इफ इन्फ्लेशन स्टार्ट्स कमिंग डाउन, then we'll have a real good case of bringing down the cost of funds.